लगातार कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने, एक जिम्मेदार नागरिक बने। अनलॉक की प्रक्रिया जरूर शुरू हुई है, दूसरी लहर का खतरा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है। और अगर उस लहर से आपको बचना है, अपनों को बचाना है, तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है और मास्क जरूर पहने। जम्मू धमाके से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। CNN न्यूज 18 की खबर है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके में अब FIR दर्ज की गई। इसमें UAPA IPC एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। पुलिस ने इस मामले में UAPA की धारा 13, 16, 18 और 23 के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही IPS की धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश और धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश रचने का भी मामला दर्ज किया गया है। तो जम्मू धमाके में ये बड़ी खबर, दरअसल अब इस केस को लेकर FIR दर्ज की गई है। इसमें UAPA IPC एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। पुलिस ने इस मामले में UAPA की धारा 13, 16, 18 और 23 के तहत ये केस जो है वो दर्ज किया। साथ ही IPC की धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश और धारा 120 के तहत 20B के तहत आपराधिक साजिश रचने का मामला भी दर्ज हुआ है और अब जांच इस दिशा में भी आगे बढ़ेगी। पवन शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी एयरफोर्स स्टेशन के बाहर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन का जल्दी से रुक कर लेते हैं। और पवन, अब इस पूरे मामले में देखिए FIR भी दर्ज हुई है और कई धाराएं लगाई गई हैं इस FIR में। तो शायद पवन तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन आपको बड़ी खबर ये बता दें, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जो धमाका हुआ उस मामले में अब FIR दर्ज की गई है और इसमें UAPA IPC एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत FIR ये दर्ज की गई है। पुलिस ने इस मामले में UAPA की धारा 13, 16, 18 और 23 के तहत केस दर्ज किया है। इससे पहले ये भी जानकारी मिल रही थी कि जलसर ये जो हमला हुआ ड्रोन से वो 500 मीटर की दूरी से किया गया है। पहली प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिल रही थी, लेकिन इस FIR के बाद ये शक भी अब गहरा रहा है कि इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से हो सकता है, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान करीबन 12 किलोमीटर तक ड्रोन भेज चुका है, कई हथियार भी यहां पर पहुंचा चुका है। और ऐसे में जिस जगह पर हमला हुआ वहां से अगर पाकिस्तान की दूरी देखें तो करीब 14 किलोमीटर की वो दूरी है, वो तय करना नामुमकिन नहीं माना जा रहा है। और ड्रोन से जो ये हमला हुआ है, ये चिंताओं की लकीरें भी अब माथे पर खींचती हुई नजर आ रही। नुकसान भले ही ज्यादा ना हुआ हो, 2 लोग घायल हुए हैं, लेकिन इससे सैन्य इंटेलिजेंस और विदेश नीति को लेकर नए सिरे से सोचने को विवश कर दिया है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की जमीन पर ऐसे बहुत से ड्रोन आ चुके हैं, ऐसी जानकारी है। अब चीन ऐसे ड्रोन बनाने का मास्टर है, तो पाकिस्तान के लिए इनकी उपलब्धता बहुत आसान हो जाती है। पवन शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। पवन, यानी अब इस पूरे मामले पर देखिए FIR दर्ज कर ली गई। बिल्कुल, देखिए FIR कल ही दर्ज की गई थी जब ये ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद एयरफोर्स की ओर से जम्मू के सतवारी जो पुलिस स्टेशन है टेक्निकल एरिया का, वहाँ पर जो है FIR दर्ज करवा दी गई थी एयरफोर्स की ओर से जम्मू कश्मीर पुलिस को। और यूपा के तहत इनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। अनेक धाराएं यहाँ पर लगाई गई हैं, किस तरह से वहाँ पर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, हत्या का इरादा और संवेदनशील इलाकों में हिट करना, बहुत सी धाराएं लगाई गई हैं जिसके तहत। लेकिन इसमें एक चीज़ और सामने खुलकर आ रही है कि जो एयरफोर्स की ओर से FIR दर्ज करवाई गई है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि ये जो हमला था ये एक सुनियोजित तरीके से हमला किया गया था। और इस समय अगर हम बात करें तो हम जम्मू नेशनल हाईवे के ऊपर हैं, कालू चक, जहाँ पर एक और ड्रोन स्पॉट किया गया है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से हाईवे के ऊपर एक बड़ा नाका लगाया गया है और हर गाड़ी की जहाँ पर अब जाँच की जा रही है, क्योंकि जम्मू कठुआ जो जम्मू पठानकोट हाईवे मार्ग है, इसके साथ ही कठुआ और लखनपुर इलाके में भी कुछ संदिग्ध जो हैं वो कल देखे गए थे, जिसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला था। अब जो इनपुट्स आ रहे हैं कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन की भी खबरें हैं कि उस इलाके से आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं, जिसके चलते हाईवे के ऊपर हाई अलर्ट है। पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट कर दिया गया है टेक्निकल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट के बाद। तो इस समय जम्मू से लेकर पठानकोट तक हाईवे के ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से अलग अलग जगहों के ऊपर स्पेशल नाका लगाए गए हैं।
गहन वहाँ पर जांच की जा रही है। और कालूचक इलाका इसलिए आज यहाँ पर एक बड़ा नाका है क्योंकि जहाँ पर ड्रोन जो सुबह 3 बजे के करीब स्पॉट किया गया था और उसके बाद जहाँ पर सेना की ओर से उस ड्रोनुमा चीज़ के ऊपर फायरिंग की गई थी और फायरिंग में लगभग 20-25 राउंड इस्तेमाल किए गए थे। उसके बाद पूरे इलाके की सर्च अभी चल रही है कि आखिर अगर ड्रोन को हिट किया गया है, जो ड्रोनुमा चीज़ थी इसको हिट किया गया है, तो वो कौन से इलाके में अभी पहुंची होगी। तो इस समय अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से यहाँ पर भी नाका लगाया गया है। और टेक्निकल एयरपोर्ट की बात करें तो उसके ऊपर जो 2 संदिग्ध पकड़े गए थे उनसे पूछताछ की जा रही है और भी कई खुलासे हो सकते हैं। पवन रईस जरा साथ अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये जो ड्रोन अब मिला है, क्योंकि कल ये हमला होता है, बहुत नुकसान नहीं हुआ लेकिन 2 लोग जरूर घायल हुए, बड़ा हादसा हो सकता था। हम खुशनसीब हैं कि ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरा ड्रोन 3 बजे आज देखने को मिला है। कुछ खास तरीके के जीपीएस इसमें लगे हुए हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है इस ड्रोन की और कितना संबंध, सीधा संबंध इसका पाकिस्तान से जोड़ा जाए? देखिए, इसमें 2 अहम चीज़ें सामने आई है। पहला कि जो टेक्नोलॉजी इन ड्रोन में इस्तेमाल हुई है, बेहद उन्नत तरीके की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है और खासकर पहला जो इंसिडेंट है कल का वो वेरीफाइड है, दूसरे की तफ्तीश कर रही है जिसकी सूचना कल रात को मिली है। और बहुत ही पहली बार इतनी उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और सीधा स्पॉट टारगेट था उन ड्रोन का, इसीलिए वह एक स्पेसिफिक एरिया में आते हैं और गिर जाते हैं। और दूसरा, पाकिस्तान की ओर से ही इन ड्रोन को भेजा गया है, इस बात की भी पूरी संभावना है। और यही वजह है कि जो जांच अधिकारी हैं उन्होंने एफआईआर में इस बात का जिक्र किया है। अब चुनौती इस बात की कि किन आतंकी संगठनों के कहने पर यह ड्रोन भेजा गया, किस तरीके से भेजा गया। और एक और चीज़ है जो पहली बार सामने आ रही है कि ड्रोन को भेजे जाने के बाद लोकल मॉड्यूल का इसमें सपोर्ट होना और फिर वारदात को अंजाम देना। तो आखिरकार भारत में ये कौन लोकल मॉड्यूल मौजूद है जो इस ड्रोन मैकेनिज्म को सपोर्ट करते हैं, जो कि पाकिस्तान से भेजा जाता है, और कितनी दूर तक ये नेटवर्क फैला हुआ है। इन सारी चीज़ों की तफ्तीश सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां यहाँ पर कर रही हैं। और ये एकदम तय है कि पहली बार इतनी उन्नत तकनीक और लोकल मॉड्यूल के साथ इस्तेमाल होने वाला है इस रैकेट को अंजाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। जम्मू से ही एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से उसका रुख भी। यहाँ कालूचक में आर्मी इलाके में सुबह करीब 3 बजे एक ड्रोन की तरह दिखने वाली चीज कैंप के ऊपर देखी गई, जिस पर सेना की तरफ से करीब 20 से 25 गोलियां चलाई गई। इस घटना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया है। जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट पर हुए 2 ड्रोन से ब्लास्ट के बाद एक और ड्रोन स्पॉट किया गया है जम्मू के कालूचक इलाके में। इस साइड का पूरा आर्मी का एरिया है, जिस इलाके में जो ड्रोन जो है रात लगभग 3 बजे के करीब स्पॉट किया गया था। अब आप देखें तो सेना की क्यूआरटी की गाड़ी भी जहां पर खड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो भी तैनात हैं, आर्मी के दूसरे जवान भी जहाँ पर सुरक्षा को लेकर पहुँचे हुए हैं। पूरा इलाका जो है कैंप के भीतर का, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि घटना लगभग 3 बजे की है जब जहाँ पर एक ड्रोन को स्पॉट किया गया और उसके बाद उस ड्रोन के ऊपर सेना के जवानों ने फायरिंग की थी। लगभग 20 से 25 राउंड उसके ऊपर फायर हुए थे। पूरे इलाके को घेरा गया है। सेना के जवान जो हैं वो उस जगह को ढूंढ रहे हैं कि अगर ड्रोन को हिट किया गया तो वो किस इलाके में गिरा है। हालांकि जो शुरुआती जांच है उसमें यह पता चल रहा है कि ड्रोन नुमा चीज़ जो एक कैंप के ऊपर से गुजर रही थी उसके ऊपर हमला जो है वो जो फायरिंग जो है वो की गई थी सेना के जवानों की ओर से। घटना लगभग 3 बजे की है। जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट के ऊपर जो 2 ब्लास्ट हुए थे वो भी ड्रोन से ही किए गए थे और उसके बाद एक जगह पर और यहाँ पर ड्रोन का स्पॉट होना कहीं ना कहीं चिंता की एक लकीरें हैं सुरक्षा को लेकर कि आखिर सुरक्षा एजेंसियों के इतनी सुरक्षा के बीच में इस इलाके में ड्रोन कैसे आ गया। कैमरामैन राजीव के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। यानी पवन, पहला खतरा जो हमने देखा कि ये 2 लोग घायल होते हैं जो ड्रोन से हमला होता है। दूसरा ड्रोन आज सुबह 3 बजे दिखता है जिस पर फायरिंग होती है 20 से 25 राउंड। ये ड्रोन कहीं गिरा हुआ अभी तक मिला कोई जानकारी इस ड्रोन के बारे में अभी तक आ पा रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना का अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। ये वो इलाका मैं आपको दिखाऊं, ये आप सामने इलाका देख रहे हैं। इस इलाके में ड्रोन सुबह लगभग 3 बजे के करीब आर्मी कैंप के ऊपर से निकलते हुए ड्रोन नुमा चीज़ जो है वो देखी गई थी। इस इलाके में जो आप देखें एक तरफ पूरा गहरा नाला है इस साइड और दूसरी तरफ आर्मी का कैंप है। तो इस इलाके में ड्रोन को स्पॉट किया गया था सुबह और उसके बाद जो जहाँ पर संतरी थे उन्होंने फायरिंग की है। लगभग 20 से 25 राउंड फायर होने के बाद इस पूरे इलाके में सेना और पुलिस के जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। बाहर
बाहर का एरिया सर्च कर लिया गया है। अब आर्मी के जितने कैंप, इसके आगे बहुत से कैंप है, बहुत लंबा एरिया है जी कालूचक का जो कंटोनमेंट है, यहाँ के भीतर अब सर्च ऑपरेशन जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की ओर से किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार सेना की ओर से सूचना दी गई थी कि लगभग 3 बजे के करीब एक ड्रोन नुमा चीज जो कैंप के ऊपर से जाती हुई दिखी गई, जिसके ऊपर जवानों ने 20 से 25 राउंड फायर किए थे। अभी तक ड्रोन का पता नहीं चल पाया है कि अगर वो हिट हुआ है तो कहाँ गिरा है। तो पूरे इलाके में अभी भी सर्च चल रहा है और उसी के चलते जम्मू पठानकोट हाईवे के ऊपर इसी कालूचक इलाके में जहाँ पर हम खड़े हैं, एक बड़ा नाका एस्टैब्लिश किया गया है पुलिस की ओर से। जो भी गाड़ी बाहर से इस इलाके से, अगर माना जा रहा है कि अगर ड्रोन जहाँ कहीं नज़दीक होगा, जहाँ ऑपरेट किया गया होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ सुराग मिले होंगे। तो उसके चलते जहाँ पर एक नाका एस्टैब्लिश किया गया है, हर गाड़ी की जहाँ पर गहन जांच की जा रही है। जम्मू पठानकोट हाईवे के ऊपर का ये इलाका है और कालूचक ये इलाका पड़ता है जो आर्मी का एरिया है, जहाँ पर जो सुबह 3 बजे के करीब ड्रोन जो है जो स्पॉट किया गया था। अमित, देखिए पड़ोसी देश पाकिस्तान की क्या जमीन पर ऐसे बहुत ड्रोन हैं? क्या इसकी आशंका भी जताई जा रही है? क्योंकि देखिए चीन ऐसे ड्रोन बनाने का मास्टरमाइंड है और पाकिस्तान के पास इसकी उपलब्धता ज्यादा हो, इस पर फिर शक नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, न केवल ड्रोन बल्कि और भी सोफिस्टिकेटेड जो हथियार हैं लगातार चीन की ओर से सप्लाई किया जाता है और पाकिस्तान उसका इस्तेमाल करता है और भारत की सीमा में वो एंटर करते हैं। इससे पहले ग्रेनेड जो हमले होते हैं, ग्रेनेड हमले में भी चीन निर्मित उपकरण पाए गए हैं और अब ड्रोन में भी ये टेक्नोलॉजी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी चीन का भी हाथ यहाँ पर सामने है, ड्रोन निर्मित टेक्नोलॉजी में, जो कि पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। इस बात की पूरी संभावना है। यहाँ तक कि जो टनल है, जो सुरंग है, किस तरीके से खोदी जाती हैं, क्या उनमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी चीनी तकनीक की बात यहाँ पर सामने आई है। अब इसमें 2 बहुत अहम चीज़ यहाँ पर सामने आई। पहला कि लोकल मॉड्यूल ने मदद की थी इस ड्रोन को टारगेट तक पहुँचने में, और दूसरा बेहद उन्नत GPS सिस्टम और तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। तो किस तरीके से आतंकी इस उन्नत तकनीक के जरिए भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, किन किन टारगेट को चुना गया है और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इस बात की पूरी तफ्तीश यहाँ पर खुफिया एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी। ठीक है अमित, रोक रही हूं मैं आपको। देखिए बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, श्रीनगर में सिख समुदाय की 2 लड़कियों के जबरन धर्मांतरण का मामला अब तूल पकड़ता दिख रहा है। 2 सिख लड़कियों के जबरन निकाह के विरोध में दिल्ली में सिखों ने प्रदर्शन किया। करीब 100 प्रदर्शनकारी पृथ्वीराज रोड पर जेके हाउस पर अपना विरोध जताने पहुंचे। इस दौरान कुछ लोग बैरिकेड पर चढ़ गए। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेड पर चढ़े ये लोग आपको नजर आ रहे होंगे, जमकर यहां पर हंगामा करते हुए भी ये लोग नजर आ रहे हैं। वहां नारेबाजी हो रही है। तो ये बड़ी खबर, विरोध प्रदर्शन हो रहा है सिख लड़कियों के जबरन निकाह कराने को लेकर। ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं। बाकायदा इनको रोकने के लिए देखिए बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन ये लोग बैरिकेड के ऊपर खड़े नजर आए। कुछ महिलाएं भी यहां पर नजर आ रही हैं। श्रीनगर में सिख समुदाय की 2 लड़कियों के जबरन धर्मांतरण का मामला जो है वो अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है और ये तस्वीर कुछ वैसा ही बयां कर रही है। 2 सिख लड़कियों के जबरन निकाह के विरोध में दिल्ली में सिखों ने प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथों में बैनर और पोस्टर थामे यहां पर सिख समुदाय के लोग नजर आ रहे हैं। उनके साथ भारी तादाद में महिलाएं भी इस वक्त तस्वीरों में दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर में सिख लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए सिख समुदाय के लोग दिल्ली में सड़कों पर हैं। जम्मू कश्मीर हाउस के ठीक बाहर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका आरोप है कि जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में 3 लड़कियों से जबरन निकाह बढ़वाया गया और उनको इस्लाम स्वीकार करने को मजबूर किया गया। इससे पहले भी इनका आरोप है कि 2018 में ऐसी घटना हो चुकी है। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए केंद्र सरकार को एक ज्ञापन सौंपने के लिए सिख समुदाय के लोग आए हुए हैं। ये जागो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, जिसमें मंजीत सिंह ग्रेटर कैलाश भी हैं, जो कि मुख्य नेता हैं इसके। उनका आरोप है कि सरकार की तरफ से पहल की जानी चाहिए, जो पहल नहीं हुई है। लगातार धर्म परिवर्तन की घटना वहां हो रही है और इनका दावा है कि सिखों की वजह से कश्मीर को प्रोटेक्ट किया गया, भारत के अंदर रखा गया, लेकिन उनके हितों की रक्षा में भारत सरकार जो है वो पीछे हट रही है। इसलिए यहाँ से ये लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं केंद्र सरकार को कि कम से कम वहाँ जो जबरन धर्मांतरण हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए और जो लोग इसके लिए कसूरवार हैं, दोषी हैं, उनको सख्त सजा दी जाए ताकि आगे से ऐसी घटना ना हो। इस तरह की घटना बार बार वहाँ पर होती है। गुरुद्वारे पर पत्थरबाजी की जाती है, सिख समुदाय के लोगों पर हमला होता है, लेकिन सरकार की तरफ से इसके खिलाफ एक्शन जिस तरह का होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। वही आरोप लगा करके ये लोग, यहाँ आप देख सकते हैं कि सिख समुदाय के लोग पृथ्वीराज रोड राजधानी दिल्ली पर इकट्ठा हुए और जम्मू कश्मीर हाउस का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
सीधी तस्वीरें दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, जहां पर देखिए सिख समुदाय के जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं, हाथों में बैनर पोस्टर हैं, कई महिलाएं इसे थामी हुई नजर आ रही हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं क्योंकि इनका जेके हाउस पृथ्वी रोड पर जब ये जुटे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो बैरिकेड्स लगाए गए, इनको वहीं पर रोकने के लिए ये इंतजाम किया गया। लेकिन लोग जो है वो अब बैरिकेड के ऊपर खड़े चढ़े नजर आ रहे हैं। जरा तस्वीरें देखिए, बैरिकेड जो है वो लगाए गए हैं लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। वो अपना विरोध दर्ज कराने के लिए बैरिकेड के ऊपर चढ़कर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। भारी तादाद में सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है स्थिति पर नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए, लेकिन भारी तादाद में महिलाएं भी तस्वीरों में जरा देखिए इस वक्त मौजूद है। और ये विरोध प्रदर्शन क्यों? दरअसल ये विरोध प्रदर्शन कि ये गैर कानूनी है, इलाके में लोगों का इकट्ठा होना जो है वो गैर कानूनी होगा, इसलिए सब लोग वापस चले जाएं। यहाँ दिल्ली पुलिस की तरफ से काफी ज्यादा सुरक्षा रखी गई है, खास करके जम्मू कश्मीर हाउस होने के नाते यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स सशस्त्र बल के जवान भी तैनात किए गए हैं ताकि बैरिकेड को लाकर कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर हाउस तरफ न जा पाए। लेकिन यहाँ लोग जो है आक्रोशित है, लगातार धर्म परिवर्तन नहीं चलेगा इसके नारे लग रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बैरिकेड पर काफी लोग चढ़े हुए हैं, आक्रोश सीधा सीधा दिख रहा है। उन लोगों ने ज्ञापन भी बनाया जो यहाँ से ये लोग सौंपना चाहते ताकि केंद्र सरकार उनकी मांगों पर कार्रवाई करे और दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। प्रणव दास के साथ चंदन जजवाड़े, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो ये आप लोगों को देख रहे हैं जो सड़कों पर मौजूद हैं, जमकर नारेबाजी हो रही है। करीब 100 प्रदर्शनकारी जो है पृथ्वीराज रोड के जेके हाउस पर अपना विरोध जताने के लिए पहुंचे हैं। और इस वक्त ताजा स्थिति क्या है समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी चंदन जजवाड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, देखिए अर्पिता, इन लोगों को लिमिटेड टाइम के लिए प्रोटेस्ट का यहाँ पे जो है परमिशन इनको मिली हुई थी। जम्मू कश्मीर हाउस जो कि राजधानी दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर है, लुटियंस दिल्ली के इलाके में काफी ज्यादा सेंसिटिव एरिया माना जाता है। तो सिखों का प्रदर्शन अब खत्म होने वाला। इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा है जिसमें मांग की गई है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लड़कियों का धर्मांतरण किया जा रहा है, सिख समुदाय की लड़कियों का, उसको रोका जाए, सरकार एक्शन ले। चूंकि दिल्ली जम्मू कश्मीर अब जो है केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र सरकार के हाथ में, इसलिए केंद्र सरकार को इस पर फौरन एक्शन लेना चाहिए। इस तरह से अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के सिखों ने अपना प्रोटेस्ट यहाँ पे दर्ज करा दिया है। प्रोटेस्ट के बाद जो है देखना होगा कि सरकार की तरफ से इनकी मांग को लेकर के क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन फिलहाल 100 से 150 लोग यहाँ पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। इन लोगों ने अपना एक ज्ञापन सौंपा है सरकार को और वो मांग कर रहे हैं कि यहाँ जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, पीछे भी 2018 में ऐसी घटना हुई थी, वहाँ गुरुद्वारे पर हमला किया जाता है। इन तमाम जो घटनाएं होती है इसके खिलाफ फौरन एक्शन ले और सरकार सख्त कार्रवाई करके जो भी दोषी है उसको दंडित करे। तो फिलहाल ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग जो हैं वो सड़कों पर बैठे हैं और विरोध इस बात को लेकर कि 2 सिख लड़कियों के जबरन निकाह हुआ और उसी का विरोध दिल्ली में भी चल रहा है, उसी का विरोध श्रीनगर से भी वो तस्वीरें सामने आई हैं और सीधे सीधे सरकार के दखल की बात अब ये संगठन कर रहे हैं। बाकायदा एक ज्ञापन लेकर पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर हाउस पृथ्वीराज रोड पर जो मौजूद है वहां पर गए हैं, वहां पर ज्ञापन सौंप दिया गया है। अब आगे कार्रवाई देखते हैं कि क्या होती है। लेकिन ये 2 तस्वीरें यहाँ बहुत महत्वपूर्ण, जो सिख समुदाय के लोग हैं करीब 100 से 150 प्रदर्शनकारी ये दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर जुड़ते हैं। वहां पर उन्होंने अपना विरोध जताया, हाथों में बैनर पोस्टर थामे, बैरिकेड पर चढ़े, जमकर नारेबाजी करते ये लोग फिलहाल अपना ज्ञापन उन्होंने सौंप दिया है जिसमें उन्होंने कार्रवाई करने की मांग की है कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं श्रीनगर या जम्मू कश्मीर में उसे रोकी जाए। 2 सिख लड़कियों के जबरन निकाह की खबरें कुछ दिन पहले आई थी और उसके विरोध में ही दरअसल ये लोग सड़कों पर उतरे प्रदर्शन करने के लिए। प्रदर्शन के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिला, जहां उपराज्यपाल ने इस तरह की घटनाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया। प्रदर्शन करते लोग और प्रदर्शन के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलने भी पहुंचा। मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिरसा साहब, आपने खुद मुलाकात की मनोज सिन्हा से, क्या कहा आपने? नहीं, हमने गवर्नर साहब को जी जो ये जाती हुई है सिख बच्चियों के साथ, इसके बारे में आगाह कराया उनको, किस तरह से जो फोर्सफुली 18 साल की बेटी जो है, 18 साल 1 महीने की, उसका एक अधेड़े के साथ शादी होती की जाती है और बकायदा कोर्ट में रात को लाया जाता है और जो लोग जुडिशरी है नीचे, जो नीचे कोर्ट
वो उनका रोल भी जो है वो ठीक नहीं था। वो लड़के माँ बाप को मिलने भी नहीं देते अंदर कोर्ट में, जबकि लड़के के परिवार के लोग सब वहां पे हैं, लेकिन लड़की के किसी को भी आने नहीं देते अंदर। तो ऐसे में ये जो हालात बने हैं, इसके चलते जो वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। किसी भी सिख इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे। दुनिया भर के सिखों में कुछ रोष है। जैसे काल तक हमने भी वो भी मैंने उनको हैंड ओवर की सब लोगों का इसमें बहुत बड़ा चिंता है। और हमने उनको ये कहा कि देखिए, बेटी किसी सूरत में हम नहीं जाने देंगे। अब ये आपको तय करना है, हमें लड़ना पड़े, मरना पड़े, हमें चाहे गोली को मार दे, लेकिन हम इस बात से अपनी पे पीछे नहीं हटेंगे। तो सिरसा साहब, किस तरीके का, आपको एक बार फिर से मैं कनेक्ट कराऊंगी क्योंकि आपकी आवाज बहुत ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये प्रदर्शन की तस्वीरें जो सामने आ रही है, जरा ये देखिए, लोग जो हैं सिख समुदाय के वो सड़कों पर हैं और विरोध इस बात को लेकर कि जिस तरीके से सिख लड़कियों का जबरन निकाह कराया जा रहा है उस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। जहां एक तरफ दिल्ली में पहुंचे कुछ सिख समुदाय के लोग तो बाकायदा ज्ञापन सौंपा गया है, वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा वो उपराज्यपाल से मिलते हैं और उन्होंने भी अपनी बात वहां पर रखी। हमने चिंता जाहिर की, हमें ये आश्वासन मिला कि किसी भी सूरत में वो बच्चियां जो अगवा की गई हैं, जिनका जबरन निकाह पड़ा गया, वो इस किसी भी सूरत में वहां नहीं रहने दी जाएंगी। परिवार की बेटियां जो हैं वो सुरक्षित परिवार के तक पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए लोकल प्रशासन को भी बुलाकर हिदायत दी गई और ये भी कहा गया, हमने उनको यह भी आग्रह किया कि जिस तरह से यूपी और मध्य प्रदेश के अंदर इंटर रिलीजियस मैरिज एक्ट बने हुए हैं, ताकि फोर्सफुली जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है इस तरह से धक्का ना कर सके। और हमारी इस बात की भी चिंता है कि जो लोगों को आज कहा जाता है कि वहां से कश्मीरी पंडितों को वापस लाया जाएगा, तो आप उनको रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे? जो लोग यहीं बैठे हैं, जब वही सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूं, इन सभी चीजों पर उन्होंने संगीन इसका नोटिस लिया है और हमें अश्योर किया है कि किसी भी सूरत के अंदर हमारी माइनॉरिटी के राइट्स को किसी भी सूरत के अंदर चाहे कितना भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े, कोई हार्म नहीं होने दिया जाएगा और बेइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। तो मनजिंदर सिंह सिरसा एक बार फिर से हमारे साथ हैं, अकाली दल के नेता। सिरसा साहब, आपने बाकायदा जाकर ये उपराज्यपाल से मुलाकात की, इस संदर्भ में किस तरीके का आश्वासन आपको मिला? क्या और भी ऐसे केसेस जिसके बारे में आपको जानकारी हो कि वहां कुछ ऐसी और समस्याएं हैं लोगों के सामने? मनजिंदर सिंह सिरसा, आवाज आप तक पहुंच रही है? सिरसा साहब, आप सुन पा रहे हैं? तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जरा तस्वीरें इस बीच देख लीजिए। ये तस्वीरें विरोध प्रदर्शन की, ये तस्वीरें इस बात की कि वो जो अन्याय वहां पर हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां एक तरफ एक दल जो है, एक समुदाय जो सिखों का है, वो पहुंचा दिल्ली के सड़कों पर जमकर प्रदर्शन हुआ। श्रीनगर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। उसके बाद मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने उपराज्यपाल से मुलाकात की, मनोज सिन्हा से, और उनसे भी इस बात के लिए शिकायत दर्ज कराई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में इस तरीके की घटनाओं को ये समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा। इस घटना पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कश्मीर में 2 सिख लड़कियों की घटना की खबर सुनकर व्यथित हूं। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम और सिख सबसे बुरे समय में भी शांति से रहे हैं। उम्मीद है कि जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक तेजी से पहुंचेंगी। तो अब विरोध प्रदर्शन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जबरन धर्मांतरण का ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। 2 सिख लड़कियों की खबर सामने आती है कि उनका जबरन निकाह कर दिया जाता है। उसके विरोध में दिल्ली में सिखों ने ये प्रदर्शन किया। 150 प्रदर्शनकारी करीब पहुंचे पृथ्वीराज रोड, जेके हाउस पर। उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन वहां तक ले जाने की कोशिश की। बैरिकेड्स लगाए गए, उनको रोकने की भी कोशिश हुई कि यहां से आगे वो नहीं बढ़ सकते, लेकिन एक प्रतिनिधि दल अंदर जाकर ज्ञापन जरूर सौंप कर आया है। हाथों में उस वक्त लोगों के बैनर और पोस्टर थे। कई महिलाएं जो थी वो भी सड़कों पर मौजूद थी। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा कि बैरिकेड पर चढ़े ये लोग नजर आ रहे थे। श्रीनगर में सिख समुदाय की 2 लड़कियों के अगवा कर उनका जबरन निकाह पढ़वाने का मामला सामने आया और उसी के बाद
सिख समुदाय जो है वो काफी नाराज है और ये नाराजगी अब तस्वीरों में देखी जा सकती है। जहां एक तरफ दिल्ली की तस्वीर देख लीजिए, दूसरी तस्वीर हम आपको श्रीनगर की दिखा रहे हैं। दोनों ही जगहों पर ये समुदाय भारी तादाद में पहुंच रहा है, अपना विरोध दर्ज करा रहा है। वहीं अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरका जो है वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से उन्होंने मुलाकात की और अपनी शिकायत वहां पर दर्ज कराई है। आश्वासन भी मिला है कि जल्द से जल्द जो भी संभव कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। चंदन हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन, आप दिल्ली में उस जगह पर जहां पर अब से थोड़ी देर पहले 150 सिख समुदाय के लोग प्रदर्शन करने पहुंचे थे, ज्ञापन लेकर दरअसल वो अंदर जाना चाह रहे थे, क्या उन्होंने ज्ञापन अपना पहुंचा दिया? किसी प्रकार का कोई आश्वासन मिला? और फिलहाल स्थिति क्या है, जरा तस्वीरों के माध्यम से ये भी दिखाइएगा। देखिए अर्पिता, अभी की स्थिति की बात करें तो सामने आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट जहां पर हो रहा था वो जगह खाली हो चुकी है, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए लोगों को यहां पर इकट्ठा होने की अनुमति थी। और दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, ये जम्मू कश्मीर हाउस है और ये रेजिडेंट कमिश्नर जो होते हैं उनका भी यहीं पे दफ्तर होता है। तो रेजिडेंट कमिश्नर के पास 8 से 10 लोग गए सिख समुदाय के, उन लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा है। अभी लोग बाहर नहीं आए हैं, निश्चित तौर पर कोई बातचीत चल रही है। बाहर आने के बाद हम उनसे पूछेंगे कि क्या आश्वासन उनको मिला है। लेकिन अभी की स्थिति की बात करें तो चारों तरफ जो है जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। चुनाव में बीएसपी की जरूर सरकार बनाएगी, लेकिन इसके लिए यहाँ बीएसपी के लोगों को विरोधी पार्टियों के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है, क्योंकि विरोधी पार्टियाँ एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत खासकर मीडिया के जरिए अभी से ही ये एक अफवाह फैलाने में लग गई है कि बीएसपी इस चुनाव की तैयारी के लिए जितनी सक्रिय होनी चाहिए उतनी नज़र नहीं आ रही है, ताकि पार्टी के लोगों का अभी से ही इस चुनाव में उत्साह कम हो जाए। जबकि उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि कोरोना महामारी की पहली लहर के ढीले पड़ते ही मैं फरवरी महीने के शुरू से ही यहाँ लखनऊ में मौजूद हूँ और यहाँ कोरोना नियमों का पालन करते हुए प्रदेश में पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाने के लिए मेरी आए दिन पार्टी संगठन की छोटी बड़ी मीटिंगें बराबर चल रही हैं, जिन्हें मैं दूसरी पार्टियों की तरह दर्शाने के लिए रोज़ाना मीडिया आदि को नहीं बुलाती हूँ। इसलिए मीडिया को भी बीएसपी को कम नहीं आंकना चाहिए, जिसको अपने देश में यहाँ लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ भी माना जाता है। वैसे पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरी यहाँ बीच बीच में अन्य राज्यों की भी बराबर मीटिंगें चलती रहती हैं। ये भी मैं आज मीडिया बंधुओं को अवगत कराना चाहती हूँ। इन्हीं ज़रूरी बातों के साथ ही अब मेरा यूपी की जनता से उनके हित व कल्याण के लिए यही कहना है कि यूपी को बचाना है, सर्वजन को बचाना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है व जरूर लाना है। यही समय व प्रदेश की आम जनता की मांग भी है। इसलिए चुनाव में बीएसपी का यही मुख्य नारा व उद्देश्य भी होगा। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत व धन्यवाद। तो मायावती को आप सुन रहे थे। बीएसपी के खिलाफ अफवाह फैलाई जा रही है, साजिश जो चल रही है उसे सावधान रहने की जरूरत भी उन्होंने बताई और यहां पर उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया कि देखिए पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगी बीएसपी, लेकिन वहां खरीद फरोख्त का आरोप भी मायावती की तरफ से जरूर लगाया गया है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि वो पूरी तैयारी कर रही हैं, लेकिन कोरोना के नियमों के कुछ पालन कर रही हैं। कुछ अफवाहें जरूर उड़ाई जा रही हैं जिन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब खबर पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिस वाले से जुड़ी हुई।
जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एसपीओ फयाज अहमद शहीद हो गए। इसके अलावा इस हमले में उनकी पत्नी, उनकी बेटी की भी मौत हुई। इस आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत है, तो वहीं सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर हमले में शामिल आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। कश्मीर में पिछले 10 दिनों में पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले का यह तीसरा मामला है। इससे पहले श्रीनगर में आतंकियों ने इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। आतंकी हमले से जुड़ी 5 तस्वीरें भी जरा आपके सामने रख दें, किस तरीके से आतंकी जो हैं वो घर में दाखिल होते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, जिसमें एक जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं। उनके ही परिवार की, उनकी बेटी, उनकी पत्नी की भी मौत इसमें हो जाती है, यानी 3 लोगों की कुल मौत हो जाती है। घर में ये खबर सुनते ही मातम पसरा हुआ है। एक इनका बेटा जो कि फौज में ही है, वो जब पहुंचता है तो वो इस खबर पर यकीन ही नहीं कर पाता है। घर से गोलियां भी बरामद हुई हैं और कितने आतंकी थे इनकी तलाश भी हो रही है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार फयाज अहमद के घर पहुंचे और परिवार वालों से मुलाकात की। 2 टेररिस्ट आए और हुलिया से लग रहा था कि एफटी है, और उन्होंने हमारे एक एसपीओ पर अंधाधुंध फायर किया। उनकी माँ बेटी उसको बचाने गए, उसको भी फायर किया और तीनों को हॉस्पिटल ले गया गया, बाद में शहीद हो गए। हम लोग को बहुत दुख है और बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई करके इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो कुछ जानकारी मिली किस आउटफिट से है? ऑब्वियसली इस एरिया में जो मूवमेंट जैश मोहम्मद का है, इस लोकल एरिया में ये जैश का ही होगा। सर आपको लगता है 2 सहयोगी इस वक्त साथ हैं। रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से हमारे साथ हैं और संदीप बोल दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत अब्दुल्ला का पहले रुख, रिफत कितने आतंकी बताए जा रहे हैं और क्या अभी तक कुछ पता चल पाया कि कौन थे वो आतंकी, किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली हो? अर्पिता, जिस तरीके से आपने देखा, आईजीपी जो है वो विजिट किया उन्होंने फैमिली का और वहां पे इंटरेक्शन की, उनके रिश्तेदारों से, उसके बेटे से भी मिले। एक तो हमदर्दी का इजहार किया और साथ ही उन्होंने कहा कि 2 मिलिटेंट थे और उन्होंने कहा कि फॉरेन मिलिटेंट थे। तो उन्होंने ये भी कहा कि इस एरिया में जैश की प्रेजेंस है। तो आईजीपी ने कहा कि जैश के मिलिटेंट इसके पीछे हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी मामले की तहकीकात की जा रही है। तो ऐसे में अभी देखना होगा, जैसे आईजीपी ने कहा कि मिलिटेंटों ने जो है फायरिंग की फयाज पे और उसके बाद बेटी और माँ जो है उसको बचाने के लिए गए थे और उन पे भी फायरिंग की गई। अभी देखना होगा कि मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल पाएगा कौन सा संगठन इसके पीछे है, लेकिन अभी तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं की है। तो ये जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि तीसरा अटैक है पिछले 10 दिनों में पुलिस वालों पर, जिसमें 2 श्रीनगर में अटैक्स हुए थे, जिसमें एक इंस्पेक्टर जो सीआईडी में काम करता था, उसके साथ ही जो है एक और कांस्टेबल की भी मौत हुई थी मिलिटेंट हमले में। लेकिन आईजीपी ने ये कहा कि चूंकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस कर रही है, तो यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं पुलिस वाले वो निशाने पे हैं। और खासतौर से हमने देखा कि एसपीओ जो काम करते हैं बतौर एसपीओ, उनको निशाना बनाया जाता है। आपको मालूम है कि एसपीओ जो है वो आर्जी मुलाजिम होते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में और उनको तैनात किया गया था अलग अलग जगहों पे। काफी संख्या उनकी है और उनको बार बार थ्रेट दिया जाता था कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, और मिलिटेंट संगठन उनको ये कहते हैं कि आप एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस करते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंट्स की प्रेजेंस। ठीक है, संदीप भी हमारे साथ हैं। संदीप, कई बार ऐसे आतंकी खुले तौर पर चेतावनी दे चुके हैं कि आप कोई भी जानकारी ऊपर तक मत पहुंचाइए, नहीं तो ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे। लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से किस तरीके के दिशा निर्देश पुलिस वालों को दिए गए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए खास तौर पर क्या कदम उठाए गए? अर्पिता, जब भी आतंकियों को ये महसूस होने लगता है कि उनकी जमीनी पकड़ कमजोर होती जा रही है और जो जिस कॉज का हवाला देकर वो वहाँ के लोगों को जो है बरगलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बरगलाते नहीं हैं और वहाँ पे जो है वो आतंकियों के साथ जो है मिलकर काम करना या उनकी सपोर्ट करना जो है बंद कर देते, तब इस तरीके का एक टारगेटिंग किलिंग का जो शुरू होता है सिलसिला। पिछले 10 दिनों में तीसरी घटना है और इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि जम्मू कश्मीर के ही युवा जो कि सेना में शामिल हैं और वो जब छुट्टी पे जाते हैं तो और छुट्टी के दौरान जो है उनको जो है इस तरीके से अटैक किया जाता है। तो फिलहाल जो है एसओपी बिल्कुल पूरी तरीके से जो है वो ग्राउंड पे है। सेना की तरफ से, पुलिस की तरफ से, गृह मंत्रालय भी जो है पूरी तरह से नजर बनाए हुए है एक एक डेवलपमेंट को लेकर। और खास बात यह है कि सरकार जो है वो किसी भी तरीके की इस तरीके की घटना को जो है बर्दाश्त
नहीं करने वाली है। लिहाजा जो भी ऐसे जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अर्पिता, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इन सब घटनाओं के पीछे जो है वो पाकिस्तान के समर्थित जो आतंकी है उनको लोकल सपोर्ट ना मिलना, क्योंकि जब से धारा 370 हटी है लोगों को जो है जो केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको साथ मिल रही है। तो ऐसे में जिस तरीके की कोशिश जो है आतंकी संगठन करते रहे हैं वहां के लोगों को बरगलाने की, अब वो उनकी बातों में नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में ये टारगेटिंग किलिंग होती है और ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि अगर आप सरकार के साथ रहेंगे या सरकार के साथ काम करेंगे तो आपका हश्र ऐसे ही होगा। तो यही चीज जो है ये मैसेज देने की कोशिश जो आतंकियों की तरफ से बार बार होती रही है। ठीक है संदीप, आप रहिए, रिफत भी आप जरा साथ रहिएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शहीद पुलिसकर्मी को सलाम किया और कहा कि ये आतंकवादी अब ज्यादा दिन बचने वाले नहीं है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से एक जम्मू कश्मीर में एसपीओ का निधन हो गया है, शहीद हो गए हैं, देखिए, मैं उनके परिवार को सराज अकीदत पेश करता हूं और उनके शौर्य और उस पराक्रम को सलाम करता हूं। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जम्मू कश्मीर में जो डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंट का स्ट्रांग प्रोसेस शुरू हुआ है उसको कोई भी डिफीटेड डिस्ट्रक्टिव फोर्स नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जम्मू कश्मीर के लोग प्रगति की धारा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यही उन ताकतों का की हताशा और निराशा का कारण है। और जो कायराना हरकत इन लोगों ने की है, वेट एंड वॉच, उनको उसका जो है वो सूद ब्याज के साथ उनका जवाब मिलेगा उनको। जब सर पीएम नरेंद्र मोदी में सर्वदलीय बैठक कर रहे थे, सभी लोगों से बात कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति की भी शहादत होती है, जान जाती है तो एक बड़ी बात होती है, देश को बड़ा क्षति पहुंचता है। निश्चित तौर से देश भी दुखी है और उसका जिन लोगों ने, जिन डिफीटेड और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस ने अपनी यह कायराना हरकत की है उसको उनका सबक मिलेगा। सर, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो शांति प्रक्रिया है या फिर डेमोक्रेसी को बहाली की प्रक्रिया है उसे बाधित करने की आतंकियों की कोशिश है? ये मुट्ठी भर कायर लोग, हताश और निराश लोग हर कोशिश कर चुके हैं। आपको याद होगा जब लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक प्रक्रिया पंचायत के चुनावों के जरिए शुरू हुई, तब भी इन्होंने इस तरह की हरकतें की थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने उसे सफल नहीं होने दिया, हमारे सुरक्षा बलों ने उसे सफल नहीं होने दिया और अभी भी ऐसा ही होगा। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं। इस आतंकी घटना से कुछ रोज पहले ही आतंकियों ने एक सब इंस्पेक्टर की भी हत्या की थी। आतंकी हमले से जुड़ी 2 तस्वीरें जरा आपके सामने रख दें, जहां पर घर में घुसकर आतंकियों ने गोली चलाई जिसमें एक जवान शहीद होता है। न सिर्फ वो जवान, उसकी पत्नी, उसकी बेटी भी अस्पताल जब उनको ले जाया जाता है वहां जाकर उनकी मौत हो जाती है। और वहीं दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे थे वो तस्वीर थी जब कुछ दिन पहले भी इसी तरीके की एक हरकत, जब एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो नमाज अदा करके निकल रहे थे, उस वक्त उन पर फायरिंग की गई और उनकी हत्या की गई, इनको शहीद किया गया। फिलहाल अब तैयारी ये है कि ये जो बचे कुछ आतंकी इस दहशतगर्दी को वहां फैला रहे हैं या अपने नापाक हरकतें कर रहे हैं, उनको रोकने की तैयारी भी केंद्र की तरफ से अब की जा रही है। फयाज अहमद पर हुए आतंकी हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ फयाज अहमद, उनकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी पर कल रात उनके घर पर हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की निंदा करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि वो जन्नत में अपना स्थान प्राप्त करें और उनके प्रियजनों को इस भयानक समय में शक्ति मिले। इसी बीच एक और बड़ी खबर, लाल किला हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। इस साल 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा में पुलिस की दाखिल चार्जशीट में खालिस्तानी कनेक्शन सामने आया। चार्जशीट के मुताबिक 26 जनवरी लाल किला पर तिरंगा फहराने की साजिश कई महीनों पहले से रची जा रही थी और 25-26 जनवरी की रात को गिरफ्तार एक आरोपी इकबाल सिंह लाल किले की रेकी करने गया था। चार्जशीट के मुताबिक आरोपी इकबाल सिंह 2009 में कनाडा गया था, जहां वो टोरंटो में एक गुरुद्वारे में रुका था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये गुरुद्वारा खालिस्तान समर्थकों का गढ़ माना जाता है। जांच में खुलासा ये भी कि जब इकबाल सिंह लाल किले में हिंसक भीड़ को उकसा कर आतंक फैला रहा था, उस वक्त उसके मोबाइल से कनाडा से फोन आ रहा था और वो तब फोन पर बात कर रहा था। पुलिस और बाकी एजेंसी कनाडा से आए फोन कॉल के खालिस्तानी कनेक्शन की जांच कर रही हैं।
आनंद तिवारी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और आनंद, अब खालिस्तान का कनेक्शन जो है वो खुलकर सामने आ रहा है, क्या जानकारी? अर्पिता, दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसकी चार्जशीट ने एक बड़ा खुलासा किया है कि जिस तरह से लगातार सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसानों के प्रदर्शन चल रहे थे और उसके बाद एक सुनियोजित तरीके से 26 जनवरी के दिन जो ट्रैक्टर परेड रैली के नाम पर जो नियमों की अवहेलना की जो भी किसान नेता थे और उनके प्रतिनिधि थे उन्होंने, और लाल किले में जिस तरह से हिंसा हुई जिसमें करीबन 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे, उस पूरी चार्जशीट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो इकबाल सिंह है जिसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था, जो पंजाब का रहने वाला था, जब इसे स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया और क्राइम ब्रांच ने जब इससे पूछताछ की तो इसने चौंकाने वाला खुलासा किया कि वो खालिस्तानी समर्थक है। और बाकायदा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ यह चार्जशीट दिल्ली पुलिस की कह रही है कि ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी रिमांड, इसमें लिखा हुआ है कि एक्यूज ने खुलासा किया है कि वो जो टोरंटो का गुरुद्वारा था वहां पर रुका और ये यहाँ पर तमाम खालिस्तानी जो समर्थक थे वो यहाँ पर मौजूद थे। और इसने ये भी खुलासा किया है कि ये एक हार्डकोर खालिस्तानी जो मूवमेंट है उसका सपोर्टर है। तो कहीं ना कहीं अर्पिता ये बात की अब ये तस्दीक हो चुकी कि इकबाल सिंह एक बड़ा मास्टरमाइंड था इस पूरे मामले में, जिसने 24-25 तारीख की रात की दरमियानी रात को 26 जनवरी से एक दिन पहले लाल किले की रेकी की और बाकायदा जो उसका मोबाइल फोन था CDR, उससे इस बात की तस्दीक होती है। इसके पहले एक बार और लाल किले में घुसने की जो इकबाल सिंह है उसने कोशिश की थी, लेकिन उस दौरान पुलिस चेकिंग के दौरान वो वहां पर नहीं जा पाया था। ये देखिए पूरी चार्जशीट है, इसके पूरी चार्जशीट हमारे पास है, इसके कुछ पेज अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें पूरा खुलासा हुआ है कि किस तरह से इकबाल सिंह जो है उसने लाल किले पर जाकर फेसबुक लाइव कर और वहां से भीड़ को उकसाया, उसे पूरा टारगेट दिया गया था कि किस तरह से ये पूरी प्लानिंग को अंजाम देना है। और इस चार्जशीट में सबसे चौंकाने वाली बात ये भी लिखी हुई है अर्पिता कि जिस तरह से जिस वक्त वो दिल्ली में मौजूद था उस दौरान लगातार कनाडा से उसके बाद फोन आ रहे थे और ये तमाम फोन कॉल को अब जो एजेंसियां हैं, स्पेशल सेल और दूसरी एजेंसियां हैं, वो इंटरसेप्ट कर रही हैं कि खालिस्तानी समर्थकों के फोन कॉल तो नहीं थे। वहीं जिस तरह से जो सिख फॉर जस्टिस है जिसने ये घोषणा करी थी, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है कि जो लाल किले पर झंडा फहराएगा उसे लाखों रुपए का इनाम दिया जाएगा, उस पूरे मामले को लेकर भी इकबाल सिंह की ये पूरी कोशिश थी कि वो इनाम उससे ही मिले और वो लाल किला हिंसा पहुंचा था। तो ये तमाम चार्जशीट है, इसमें बड़े खुलासे हुए। दीप सिद्धू सहित 17 से ज्यादा लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। आप जिक्र कर रहे हैं दीप सिद्धू समेत 17 आरोपियों के नाम इस चार्जशीट में हैं, और कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं, किस तरीके के उनके कनेक्शन हो सकते हैं? जी देखिए अर्पिता, इस पूरे मामले में इकबाल सिंह की बात की जाए या दीप सिद्धू की बात की जाए, लखा सिधाना की बात की जाए या और करतार सिंह, तमाम और लोग थे जिनके नाम सामने आए थे। और इसमें एक लंबी फहरिस्त थी जिसमें कई लोगों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने पंजाब और अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया था, जिनके ऊपर 50,000 1 लाख रुपए का इनाम था। जिसमें गुरजोत सिंह, जिसे आज ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब से गिरफ्तार किया है। इसी पूरे मामले में जो मुख्य चार्जशीट थी वो चार्जशीट में पूरे तरह से विस्तृत तरीके से लिखा गया है कि किस तरह से पहले एक सुनियोजित तरीके से प्लानिंग होती है और उसके बाद जो लाल किला है उसके अंदर घुसने। ये देखिए, ये पहली FIR थी कोतवाली पुलिस स्टेशन की, जिसमें बाकायदा जो पुलिस है उसने पूरा बखान करा है कि किस तरह से जिस दौरान उन्हें परेड वाले रूट पे आने की इजाजत नहीं थी और जो उन्हें सुनिश्चित रूट दिया गया था उसे तोड़कर तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो लाल किला घुसे। इस चार्जशीट में अर्पिता सबसे चौंकाने वाली एक और बात लिखी हुई है कि जो प्रदर्शनकारी थे, जो इस पूरे मास्टरमाइंड थे इस पूरे खेल के। ठीक है आनंद, जरा रहिए, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। इस साल देखिए 26 जनवरी को दिल्ली में लाल किला हिंसा में आरोपी गुरजोत को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी। गुरजोत को स्पेशल सेल ने पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार किया। उस पर 1 लाख का इनाम भी था और काफी उसको खोजा भी जा रहा था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी आखिरकार पंजाब के अमृतसर से मुमकिन हो पाई। इस साल 26 जनवरी को दिल्ली में लाल किला हिंसा में आरोपी है गुरजोत, जिसको पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है। आनंद, देखिए बिल्कुल, जो DCP संजीव यादव है उनकी टीम ने जो गुरजोत सिंह है उसे पंजाब से गिरफ्तार किया है। 1 लाख रुपए का इसके ऊपर इनाम था। और लाल किला हिंसा में ये भी वहां पर जो मोबाइल फुटेज और जो CCTV फुटेज मिले थे दिल्ली पुलिस को, वहां पर जो गुरजोत है वो भी लाल किले का जो प्राचीर है वहां पर खड़ा नजर आ रहा था। आरोप यह है कि ये गुंबद पर इसने चढ़ने की कोशिश भी की और वहां पर मीडिया से इसने बात भी करी थी। तमाम ऐसे फुटेज के आधार पर ही पुलिस ने गुरजोत को गिरफ्तार किया है।
बता दें कि जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है उसने 1 लाख रुपए का इनाम जो है वो गुरजोत सिंह के ऊपर रखा था और उसके बाद जो स्पेशल सेल की टीम है वो उसने गुरजोत को पंजाब से गिरफ्तार किया और उसे कोर्ट में पेश करके जो क्राइम ब्रांच है उसके सुपुर्द किया जाएगा। क्राइम ब्रांच उससे आगे की पूछताछ करेगी कि उसके साथ और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। तो यानी देखिए एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद तार कहां कहां जुड़ रहे हैं उस पर अभी जांच आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है, कुछ और पर्दाफाश भी हो सकता है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।